नमस्कार, मैं अनुज कुमार पांडे, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय में भूगोल विषय, जिसमें हमारी एनसीईआरटी द्वारा प्रयुक्त पुस्तक जिसका नाम समकालीन भारत खंड 2 है, अध्याय 3 जल संसाधन पर चर्चा करेंगे। जल का नाम आते ही हम देखते हैं कि मानस पटल पर एक ऐसी वस्तु का चित्र सामने आता है जो न केवल पूरे प्रकृति के लिए अपितु हमारे जीवन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। हम यह जानते हैं कि पूरे भूमंडल पर लगभग 2/3 हिस्से में या लगभग 69-70% हिस्से में जल है, किंतु हमें जो उपयोग में जल आता है अलवणीय जल, अर्थात ऐसा जल जिसमें लवण तत्व न हो, जिसमें नमक न हो, सादा खारा जल न हो, सादा जल, वह भूमि पर पाए जाने वाले जल नदियों, झीलों तथा भूजल पर ही हमें निर्भर रहना पड़ता है। और ये जो सागरों का जल है जो बड़ी मात्रा में है वह लवणीय जल है। ये भूजल जो है यह जल चक्र के रूप में उपयोग में होता है, पुनः वर्षा के माध्यम से जमीन पर आता है, फिर नीचे जाता है। तो ये एक नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय स्रोत होने के बावजूद भी जल की दुर्लभता और जल की कमी के संकट से हमें सामना करना पड़ता है और आगे करना पड़ेगा। ऐसी मान्यता है कि 2025 तक आते आते 20 करोड़ लोग जल की कमी के भीषण संकट का सामना कर रहे हैं। इस अध्याय में हम लोग जल की दुर्लभता, संरक्षण, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं तथा वर्षा जल संचयन के पारंपरिक तरीकों आदि पर चर्चा करेंगे। नवीकरणीय योग संसाधन होते हुए भी और बड़ी मात्रा में पाए जाने के बावजूद भी जल का संकट है। यह एक विडंबनापूर्ण स्थिति है। जल की कमी या जल का संकट का शब्द सामने आते ही हमें ऐसे क्षेत्रों की तरफ ध्यान जाता है जहां वर्षा कम होती है, शुष्क क्षेत्र, जैसे भारत में राजस्थान। वहां 10-10 किलोमीटर दूर से लोग पेयजल ले आते हैं, किंतु केवल शुष्क क्षेत्रों में ही जल का संकट नहीं है। जहां पर्याप्त जल रहता है वहां भी शुद्ध जल का संकट बना हुआ। ऐसा इसलिए है, मूलभूत कारण कि जो जल संसाधन उपलब्ध है उनका वितरण और उपलब्धता अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न है और इनका एक समन्वित वितरण संभव नहीं हो पा रहा है तथा कुछ लोगों को अधिक उपलब्ध है, असमान वितरण। जल की जरूरत पेयजल के साथ साथ कृषि में भी है। बिना जल के कृषि संभव नहीं। भारत एक मानसूनी प्रदेश, जलवायु वाला प्रदेश है, क्षेत्र है। यहाँ कृषि के लिए भी सिंचाई की अत्यंत आवश्यकता है। वर्षा अनिश्चित है और एक समयबद्ध है, बाकी समयों में नहीं होती। अधिकतर वर्षा जून के आखिर से होकर और सितंबर के मध्य में हो जाती है। इस परिस्थिति में बिना सिंचाई के कृषि संभव नहीं है और कृषि से अनाज और अनाज से जीवन। तो जल सीधे पेयजल के रूप में और सिंचाई के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्धता पर भी जल की सिंचाई में बड़े पैमाने पर जल का उपयोग होता है। और जैसे जैसे कृषि की उन्नत तकनीकों का विकास हुआ, आप देखेंगे गांव-गांव, क्षेत्र बड़े बड़े ट्यूबवेल और लगा के और भूमि जल निकाल रहे हैं। जमीन के नीचे जो जल है वो वर्षा जल जो धीरे धीरे रिस्क के समय के साथ नीचे जाता है वही है, और हम उसमें से अवशोषण करते रहते हैं और पुनः वर्षा होती है, भर जाता है। प्रकृति के प्रारंभ के काल से यह चला आ रहा है। इधर दिक्कत क्या हुई कि पहले वर्ष जमीन के नीचे से जल निकालने के तरीके जो परंपरागत कुएं थे वो 50-60 फीट, 70 फीट, 80 फीट, 90 फीट गहरे होते थे, कहीं कहीं कम, कहीं ज़्यादा। और उनसे
परंपरागत तरीकों से रस्सी से डोरी से हम थोड़ा सा जल पेयजल के लिए निकालते थे। सिंचाई नहीं बहुत होती थी तो यही वर्षा जल तालाबों में एकत्र करके उनसे करते थे। तो भूमि के नीचे के जल का अवशोषण हम कम करते थे और उसमें प्रत्येक वर्ष वर्षा के माध्यम से पहुंचता रहता था। और तालाब बहुत बड़ा स्रोत थे, वो उनसे जमीन के नीचे जल एकत्र एक स्थान पर रहता था तो वाष्पीकृत भी होता था और जमीन के नीचे भी तेजी से। हम लोगों ने आधुनिक विकास में तालाबों को नष्ट किया और नदियों के माध्यम से बहुसंख्यक जल समुद्र में चला जाता है और जमीन के नीचे नहीं जा पाता। तो जल संभरण जो भूजल का था वो कम हुआ और निष्कासी बढ़ गई। आधुनिक मशीनों ट्यूबवेलों द्वारा भूजल को हम तेजी से निकाल रहे हैं और कृषि में उपयोग किए और पतला जल फैल गया तो वाष्पीकृत होकर उड़ गया। संकट न केवल कृषि जल से, औद्योगिकरण के बाद बड़े बड़े उद्योगों में बड़े पैमाने पर जल का उपयोग हुआ। आज़ादी के बाद हमारे देश में भी हुआ और इन उद्योगों द्वारा न केवल जल का उपयोग किया गया अपितु प्रदूषित जल स्रोतों में नदियों में मिला देने से शुद्ध जल को दूषित करके कम भी किया। दोहरा, एक तो जल का उपयोग किया और ऊपर से उपलब्ध जल को दूषित किया बड़े बड़े कारखानों में। इसके साथ आप देखते हैं कि नगरों में जल की बहुत अधिक आवश्यकता है, सघन आबादी है और सुविधाओं से संपन्न है। बड़े बड़े ट्यूबवेल लगा के ग्रामीण इलाकों से, पर्वतीय इलाकों से नगरों को जल आपूर्ति की जाती है और नगरों की सतहें प्रायः पक्की बना देने से वहाँ वर्षा का जल जमीन के नीचे, तो वो केवल अवशोषण का माध्यम उपयोग ज़्यादा करते हैं, अवशोषण नहीं करते। और इस नगरीकरण से भी वर्षा का जल ग्रामीण इलाकों में जहाँ प्रायः वर्षा जल है लेकिन वहाँ उपभोग भी कम है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि वर्षा जल के अनियमित वितरण से यह पूरा संकट उत्पन्न हो। इस दिशा में सरकारों ने भी सोचना प्रारंभ किया और भारत में स्वतंत्रता के बाद बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं पर काम किया गया। यह क्या है? नदियों, वर्षा का जल नदियों और नदियों के माध्यम से विभिन्न नदियों समुद्रों में चला जाता है। पहाड़ी इलाकों में, पर्वतीय इलाकों में, खाली इलाकों में ये देखा गया कि नदी के जल को रोक लिया जाए तो एक बड़े क्षेत्र में है एकत्र हो जाएगा, एक जलाशय का निर्माण हो जाएगा। उस जलाशय से ऊंचे बांध पर जल को गिराकर टारबाइन चला के बिजली बनाई जाएगी। फिर जो जल निकलेगा उसे नहरों के माध्यम से सिंचाई के, पेयजल के उपयोग में लाया जाएगा और जल एकत्र रहने से भूजल का संभरण भी होता है। तो यह बहुउद्देशीय परियोजना इसलिए इन्हें बहुउद्देशीय किया। बिजली निर्माण, सिंचाई, पेयजल और बांध बना देने से, जल एकत्र कर देने से बाढ़ की विभीषिका पर भी नियंत्रण हुआ। तो एक साथ कई उद्देश्यों की सिद्धि हो रही थी तथा भूजल का भी संवर्धन हो रहा था। इसीलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, इन बांधों को आधुनिक तीर्थ कहा। उनके कुछ उदाहरण हैं। पंजाब में सतलज और ब्यास नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया। यह प्रमुख बहुउद्देशीय नदी परियोजना है स्वतंत्रता के बाद की और उससे बड़े पैमाने पर झील जल को एकत्र करके और बिजली बनाई गई, भाखड़ा में बांध बनाकर और नहरों द्वारा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के इलाकों पर सिंचाई की व्यवस्था की गई। उड़ीसा के महानदी बेसिन पर हीराकुंड बांध, उत्तर प्रदेश में सोन नदी पर रिहंद बांध, इस तरीके से अनेक बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं बनाई गई। अब बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से इतने सारे लाभ हैं लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है। जिस स्थान पर यह जल एकत्र किया जाता है वहां रहने वाले स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर विस्थापित होना पड़ता है और वहां के पौधे, जानवरों, पूरे पर्यावरण चक्र को नुकसान होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में इस
इन परियोजनाओं के जल और इससे उत्पन्न बिजली के बंटवारे के लिए भी आपस में संघर्ष दिखाई पड़ते हैं। तो नदी घाटी परियोजनाओं में जो कमियां या इनका दुष्प्रभाव सामने आया वह इनके सही क्रियान्वयन न होने के कारण है। नदी घाटी परियोजनाओं के बड़े पैमाने पर दुष्परिणाम सामने आने के बाद ध्यान जाता है कि वर्षा जल का भूजल का वर्षा जल को संरक्षण करके इसको भूजल का संवर्धन किया जाए। इस दिशा में प्रयास शुरू हुआ और यह नीति बनी कि बड़े बड़े कारखाने, उद्योगों, नगरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अर्थात वर्षा जल को इस प्रकार किया जाए कि जमीन के नीचे, और न्यायालयों से, सरकारों से लेकर प्राचीन तालाबों की तरफ ध्यान गया कि उनकी खुदाई हो। प्राचीन काल में हमारा भारत में खास तौर पर जल चक्र का बड़ा वैज्ञानिक आधार था। गांव-गांव तालाब थे, उनमें वर्षा का जल संरक्षित हो जाता था, उसी से सिंचाई करते थे, उसी से पशुओं को पानी देते थे और दैनिक उपभोग के लिए कुएं से केवल पेयजल के लिए पानी, मतलब भूजल केवल पेयजल के लिए निकालते थे, और तालाब में एकत्र पानी धीरे धीरे भूजल का संवर्धन भी करता था। मतलब हम भूजल को बढ़ाते थे और उसका उपभोग कम से कम करते थे। और आधुनिक काल में गांव में सड़कें बन जाने से, लोगों के भवन बन जाने से तालाबों को समाप्त किया या उन तक जल पहुंचने के रास्ते बंद हुए। जब जल तालाबों में नहीं पहुंचा तो नदी में, नदी से समुद्र में चला गया। तो हमने दोहरा आघात किया कि भूजल संवर्धन के रास्ते बंद किए और दोहन के लिए ट्यूबवेल खूब लगा लिए। आधुनिक मशीनों से भूजल को, जहां 50, 60, 70 फीट कुएं होते थे, 200, 300 फीट, 200, 250 फीट बोरिंग करके पानी निकाले। तो इधर अब सरकार का ध्यान गया। उन्होंने तमाम इलाकों को जहां भूजल का स्तर बहुत नीचे हो गया था वहां ट्यूबवेल लगाने पर रोक लगाई और भूजल संवर्धन के लिए यह अनिवार्य किया कि बड़ी बड़ी भवनों में, कारखानों में कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाए जाएं। हम देखते हैं कि हमारे देश में प्राचीन काल से, मैंने तालाबों को उदाहरण दिया, इस तरीके की परंपराएं हैं। पहाड़ी इलाकों में गुल और कुल दो शब्द आते हैं, खासतौर पर हिमालय के क्षेत्रों में, कि नदियों के अपवाह तंत्र को मोड़ के सिंचाई के रूप में उपयोग कर लेते हैं। नदी बह रही, थोड़ा सा मोड़ दिया, इनको गुल और कुल कहते हैं। इसी प्रकार राजस्थान में खेतों में गड्ढे बना दिए गए, जिन्हें जैसलमेर जिले में खादीन के नाम से जानते हैं, अन्य क्षेत्रों में जोहड़, और वहां जल एकत्र रहता था, उसे सिंचाई के रूप में उपयोग किया। राजस्थान में भूजल का एक और बहुत अच्छा उपयोग मिलता है वर्षा जल का। वर्षा हुई और छतों को साफ कर देते थे वर्षा के पहले, और उस जल को एकत्र करके और वर्ष भर उसको पेयजल या अन्य उपयोगों में लाते थे। इसको जहाँ एकत्र करते थे उसको टांका कहते हैं। भवनों के नीचे बड़े बड़े, एक जगह तो बीकानेर में एक इतना बड़ा टांका मिला जिसकी गहराई 6.4 मीटर, लंबाई 4.27 तथा चौड़ाई 2.44 मीटर थी। इतना एक बड़े कमरे से बड़े आकार का गड्ढा, कमरा बनाकर उसमें भूजल को संरक्षित रखा जाता है। इस तरीके से वर्षा जल के संचयन करके और प्राचीन काल से वर्षा का किया जाता था, जल का उपयोग किया जाता था। किंतु आधुनिक में पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर पहुंच जाने से ये टांका बनाना अब बंद हो गया। ये बहुत अच्छी तकनीक थी कि वर्षा का जो जल बह जाता था उसे वर्ष भर पेयजल के रूप में उपयोग करते थे। इन चीज़ों को अब पुनः बढ़ावा दिया जा रहा है। जल संरक्षण की दिशा में आवश्यक यह है कि नदियों के जल को संग्रहित किया जाए, वर्षा जल को संग्रहित किया जाए, तालाबों की खुदाई की जाए। इस अध्याय में हम लोगों ने कुछ शब्द सुने जो नए हैं और जो आपको पाठ्यक्रम की दृष्टि से उपयोगी हैं, जिन पर प्रश्न आवश्यक रूप से बनेंगे। ये शब्द हैं, एक शब्द आया गुल। गुल क्या है? गुल राजस्थानी इलाकों में नदी के अपवाह तंत्र को मोड़कर उसे सिंचाई के रूप में उपयोग करने की विधि है।
दूसरा शब्द है कुल, यह भी नदी के प्रवाह तंत्र से नलिका निकालकर और सिंचाई का गुल और कुल। और तीसरा है खादीन। खादीन का है राजस्थान के जैसलमेर में खेतों में गड्ढे बनाकर उसमें वर्षा जल रोका जाता था, बाद में उसे सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता था, इसे खादीन कहते हैं। जोहड़, जोहड़ पूरे देश के अन्य क्षेत्रों में, राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में वर्षा जल को खेतों में गड्ढा बनाकर एकत्र करने की विधि है। टांका, एक शब्द है टांका। टांका वर्षा के समय घर की छतों को साफ करके उसका जल एक नलिका द्वारा एक बड़े कमरे के आकार के गड्ढे में एकत्र करने की विधि को कहा जाता है। तो आप इन शब्दों पर ध्यान रखिए, गुल, कुल, खादीन और टांका। गुल, कुल, खादीन और टांका। तो जल संसाधन के इस अध्याय का हम लोगों ने अध्ययन किया। नमस्कार।